नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रमेश की शादी को करीब 5 साल हो गए थे। पत्नी कविता और उनके बीच बहुत ही गहरे प्यारे रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और इसी का परिणाम भी थी एक 3 साल की प्यारी सी बेटी। रमेश के माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे और वह शहर में रह के नौकरी। गांव काफ़ी दूर था, पर करीब 300 किलोमीटर सुदूर पश्चिम में, लेकिन उसके ससुराल ने वो कमी दूर कर दी थी। पास में ही उसका ससुराल मात्र 1 घंटे की दूरी पर था। अक्सर रमेश की बीवी कविता अपने मायके ही रुक जाया करती थी, क्योंकि रमेश की मार्केटिंग जॉब थी, इसीलिए उसे यदाकदा शहर से बाहर ऑफिस के काम से ही जाना पड़ता था और कभी कभी रुकना भी पड़ता था। ऐसे में कविता का छोटी सी बच्ची के साथ शहर में अकेले रहना उसे परेशान करता था। इससे बेहतर था कि वह अपने मायके में ही रुक जाए, और इसी कारण रमेश को भी महीने में कम से कम 7 से 10 दिन अपने ससुराल में ही रुकना पड़ता था। लोग कहते हैं कि दामाद को ससुराल में ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। रमेश को अपने ससुराल में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था, और उसका कारण था उसकी जवान होती हुई साली। करीब 17 साल उम्र की उसकी खूबसूरत से नशीले नक्श बक्श आकर्षक मटमैली बदन, चुलबुली हिरनी सी मटकती चाल एक अप्सरा सी प्यारी दिखती थी। 17 साल में ही वो 20+ का आकर्षण सजाए हुए थी, और जितनी आकर्षक वो थी उससे कहीं ज़्यादा चंचल भी थी। जीजा के आगे पीछे घूमना, उनको अपने अदाओं से आकर्षित करना, मजाक में सीमाओं का अतिक्रमण, उसके लिए खाने की थाली सजाने के लिए बाथरूम में तौलिया पकड़ाना, सब कुछ उसके ही जिम्मे था। होता भी क्यों नहीं, रमेश मार्केटिंग लाइन में था। वो साली के लिए उसकी मनपसंद की चीज़ें यदाकदा लाता ही रहता था। कभी कभी तो चीज़ें बेहद महंगी भी होती थीं। कविता जब कभी भी इस बात का प्रतिकार करती, बच्ची ही तो है कहकर रमेश कविता को समझा दिया करता था। भोली भाली कविता अपने पति की दरियादली से खुश हो जाया करती थी, लेकिन इस दरियादिली के पीछे भी मानसिकता को कविता को नहीं दिख रही थी। हालात अब ये हो गए थे कि जितना रमेश ससुराल के आने के लिए लालायित रहता था, कहीं उससे ज़्यादा उसकी साली। अब इसे उम्र का कच्चा दौर कहो या कच्ची मानसिकता, लेकिन उनके बीच पनपने वाले रिश्ते अब धीरे धीरे फुर्ग होते जा रहे थे। उनके संवाद शर्मबा लाज की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे थे। हर वो चीज़ जो रमेश पत्नी कविता के लिए लाता, उसकी साली उस पर अपना अधिकार जमाने लगती थी। मसलन कोई सूट या साड़ी या कोई भी गिफ्ट आइटम घर में घुसते ही वो साली के नाम हो जाती थी। कविता अपनी बहन से बेहद प्यार करती थी। उसे तनिक भी गुरेज नहीं होता था अपनी कोई भी चीज़ अपनी बहन से बांटने में, बल्कि कहती थी बच्ची ही तो है, कल शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसा घर वर मिलेगा, कोई इच्छा पूरी होगी भी या नहीं, आज तो उसे मत रोको। एक बड़ी बहन होने के नाते ये स्वाभाविक भी था, लेकिन प्यार और दुलार एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। सीमा पार होते ही उस पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। लेकिन कविता व उसके माता पिता ये कर सके, और छोटी उसकी बहन इसे अपना अधिकार समझ बैठी। आज छोटी का जन्म दिवस था। जीजाजी व दीदी भी इनवाइट थे। छोटा सा केक काटा गया। दीदी जीजा ने ढेरों सारे शुभकामनाएं दी, साथ ही एक नया मोबाइल फ़ोन भी छोटी को गिफ्ट किया। थैंक यू दीदी।
मोबाइल देखते ही छोटी ने दीदी को बाहों में भर लिया। थैंक यू, मुझे नहीं, अपने जीजा को कहो, वही लाए हैं ये फ़ोन अपनी पसंद का। सच फुदकते हुए छोटी अपनी जीजा से लिपट गई। थैंक यू जीजू, थैंक यू वेरी मच। रमेश अब अवाक सा खड़ा था। अभी तक अपनी बातों की गर्मी से राकेश को पिघलाने वाली उसकी साली ने आज अपने बदन की गर्मी का भी एहसास उसे दे दिया था। पल भर की उस लिपटन ने रमेश के सारे तारों को झलझना दिया था। उसके रोम रोम में एक करंट सा दौड़ने लगा था। काश छोटी कुछ और देर उससे ऐसे ही लिपटी रहे, रमेश मन ही मन सोच रहा था। लेकिन सामने पत्नी व सास ससुर थे, तो उसने साली को अपने से अलग किया और मेंशन नॉट डियर साली जी, आखिर जीजू किसके हैं? साली ने फातिन मुस्कान बिखेरी। रमेश ने पुनः बात रखी, लेकिन अब देखना ये था कि दिन में कितनी बार तुम अपनी दीदी व जीजू को फ़ोन घुमाती हो। रोज़ जीजाजी, चहकते हुए छोटी ने कहा और नए फ़ोन की मस्ती में बाहर को भाग गई। छोटी अब रोज़ फ़ोन आने लगा, कभी वह दीदी को छोटी अब रोज़ फ़ोन करने लगी थी। कभी वह दीदी को फ़ोन करती, कभी अपने जीजा जी को। दीदी को तो वो किसी दिन भूल भी जाती, लेकिन जीजू को नहीं। और ख़ास बात थी कि जीजू के पास फ़ोन आवर में ही होता था, जब वो लंच के बाद रिलैक्स होते थे। जीजा जी से होने वाली सारी चटपटी तो होती ही हैं, साथ ही कुछ कुछ दो नंबरी भी। रमेश छोटी सी बातें करते करते उसे लम्हे में खो जाता था। जब छोटी उससे लिपटी थी, उसके शरीर की गर्मी व रोमांचक स्पर्श आज भी उसके रोम रोम में ताज़ा हो गया था। इधर पूरा 2 महीना हो गया था रमेश को ससुराल नहीं गए। कुछ भी काम की व्यस्तता आ गई थी। छोटी ने नाक में दम कर रखा था कि जीजू भतीजी को खिलाने के लिए बहुत मन कर रहा है, कब आओगे? रमेश समझ रहा था कि कब आओगे में साली की एक तड़प छिपी हुई थी। हालांकि बेचैनी यहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन करता भी तो क्या, काम पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब रमेश की बेटी का जन्मदिन नज़दीक आया। पूरा प्रोग्राम ही ससुराल में जन्मदिन मनाया गया, लेकिन अचानक जोनल हेड के प्रोग्राम में अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई कि छोटी को अपनी दीदी के घर आने का मौका अवश्य मिल गया। आज सुबह रमेश को जल्दी ऑफिस जाना था, तो तड़के ही उठ के नहाने को बाथरूम में घुस गया। रोज की ही आदत थी उसकी। बाथरूम से ही कविता को तौलिए के लिए आवाज़ लगाना। कविता तौलिए के साथ आती तो हौले से दरवाज़ा खोल के वो उसे अंदर खींच लेता। पति पत्नी का प्यार जताने का ये अनमोल माध्यम भी था। आज भी वही माहौल था। कविता तावल अंदर से रमेश ने आवाज़ लगाई। चूँकि रमेश आज समय से पहले जागा था, कविता जागने के बावजूद भी नींद में थी और बिस्तर पर पड़ दोबारा सो गई। लेकिन साली साहिबा की नींद खुली हुई थी। आवाज़ सुनते ही उसने पहले तो दीदी को जगाना चाहा, लेकिन न जाने क्या शैतानी उसके दिमाग में उपजी। अब वो तौलिया लिए बाथरूम के बाहर खड़ी हो चुकी थी। अपनी जबान होती साली के शारीरिक आकर्षण में बंधता चला जा रहा था। बाथरूम में तौलिया मांगते समय अपनी पत्नी के धोखे में उसने साली को अंदर खींच लिया। अचानक हुई उस प्रतिक्रिया ने छोटी को संभलने का मौका ही नहीं दिया और ईमा की दबी हुई आवाज़ के साथ साली भी अब बाथरूम के अंदर थी। सुबह की स्याही कालिमा बाहर फैली हुई थी। बाथरूम की पूरी तरह से रोशन नहीं था। अनजान जीजू ने साली के चेहरे पर ताबड़तोड़ 5-7 किस कर दिए।
जीजू ये क्या? एकाएक छोटी ने अनचाहा प्रतिकार किया। रमेश को तो काटो खून नहीं था, पल भर को फन्न रह गया वो, क्योंकि उसने छोटी को अपनी पत्नी कविता समझ के ही कदम उठाया था। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। रमेश तौलिए से अपने अधनंगों को ढकते हुए छोटी से माफ़ी मांगने लगा। छोटी भी हक्की बक्की खड़ी थी। उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। वो भी हड़बड़ाहट में तौलिया लपेटते सामने खड़े अपने अधनंगे जीजा से अपने हाथों से खुद के मुंह को ढका और द्रुत गति से बाथरूम से बाहर भाग गई। जीजाजी फटाफट नाश्ता पानी निपटा कर ऑफिस को भाग लिए। जितनी देर वो घर पर थे उतनी देर ना तो फाली ने उनसे नज़र मिलाई और ना ही रमेश की ही हिम्मत हुई कि वो फाली से आँख मिला सके। लेकिन पूरा दिन छोटी अजीब सी उलझन में रही। उसके दिमाग में ना जाने क्यों उसके अधनंगे जीजा लगातार घूम रहे थे। आज रमेश जानबूझकर लेट घर आया। आते ही कविता से धीरे से बोला, छोटी सो गई। कमरे की तरफ ताकते हुए रमेश ने कविता से पूछा, क्या बात है जी? आज आते ही साली याद आ गई। कविता को सुबह के वाक़ये का जरा भी पता नहीं था। वो बस ऐसे ही रमेश ने अनजान बनते हुए उत्तर दिया, तुम खाना शुरू करो, मैं छोटी को उठाती हूँ। रसोई की तरफ रुख करते हुए कविता बोली, ना ना, छोटी को बिल्कुल भी मत उठाना। जिसकी नज़रों से बचते बचाते वो इतनी देर घर आया था, उसी को सामने लाने की बात सुनते ही रमेश मिमियाते हुए कहता है, क्यों ना उठाना, आखिर उसने भी तो खाना खाना है। सोई थोड़ी ही है वो, कह रही कि आज जीजू के साथ ही खाऊंगी। अच्छा उठा दो फिर। अपनी सकचाहट छिपाते हुए रमेश बोला। अब छोटी और जीजाजी खाने की टेबल पर आमने सामने थे। कविता अंदर रोटियां सेंकने में व्यस्त थी। जीजू की नज़रें ज़मीन में गड़ी जा रही थीं। छोटी से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फाली जी लगातार अपने जीजू को खा जाने वाली निगाहों से घूरे जा रही थी। क्या बात जीजू, फर्श पर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अचानक पूछे गए प्रश्न ने रमेश को हड़बड़ा सा दिया। लगातार फर्श पर ही नज़र है। आपकी सामने खूबसूरत साली बैठी है, उसे भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सकचाते हुए रमेश ने कहा। लेकिन फरमाते हुए अच्छे लग रहे हैं आप, साली ने तंग कसा। रमेश ने थोड़ा सा मुंह उठाया था, तभी सुबह तो बिल्कुल नहीं फरमाए थे आप। रमेश का उठा मुंह दोबारा झुक गया। अरे फरमाए नहीं आप रमेश जीजू, लेकिन आप उस ड्रेस में बड़े कातिल लग रहे थे। साली ने पुनः तंज कसा। कौन सी ड्रेस? हिम्मत करके रमेश ने पूछ ही लिया। अरे वही ड्रेस जब आधा अधूरा तौलिया लपेटे थे आप। सब कुछ तो दिख रहा था जीजू। क्या सब कुछ? रमेश शर्म से लाल पीला हो रहा था और साली मजे लिए जा रही थी। छोटे ना, छोटी गर्मा गर्म साली की 2 नंबरी मजाक पूरी होती इससे पहले ही कविता ने गरम गरम रोटियां मेज पर परोस दी। थोड़ा आराम से खाइएगा जीजू, रोटियां बहुत हॉट हैं। जीजा जी की थाली में एक गर्म रोटी रखते हुए छोटी ने मजाक किया। खाना निपटा। अब रमेश और कविता बिस्तर पर थे, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो सुबह की घटना की क्रिया का प्रतिक्रिया दोनों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि एक मैं हूँ जो शर्म से गड़ा जा रहा हूँ, और एक छोटी जिसे थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं है। वो मजाक मजाक पर किए जा रही है, पर
वो भी सीमाओं से परे। उसकी आंखों में भी मेरे प्रति कोई सामान्य भाव नहीं है। क्या है उसके दिल में? क्या चाहती है वो? कहीं वो मेरे प्रति आकर्षक तो नहीं है? नहीं नहीं, फाली है वो मेरी। और वो ये मैं सोच क्या रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ? मेरी प्रिय कविता। उफ, ये क्या ही रहा है। सोचते सोचते रमेश को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह वही क्रम, कविता तौलिया। रमेश ने बाथरूम से आवाज़ लगाई। दरवाजे पर न कोई। आपका तौलिया। बड़े ही सावधानी से रमेश ने दरवाज़ा खोला। सामने छोटी तौलिया लिए खड़ी थी। कविता नहीं आई। रमेश ने पूछा, जीजू आपको तौलिया चाहिए या दीदी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लो तो लीजिए तौलिया और जाइए। रमेश ने तौलिया लिया और दरवाज़ा बंद करने लगा। तभी फाली ने टपाक से पूछा, कुछ और हो तो नहीं चाहिए जीजू? रमेश ने अंदर से ही जवाब दिया, चाहिए तो था। हिम्मत कर रमेश ने मजाक पर मजाक डाल दी। दरवाज़ा खोलिए, फाली ने कहा। क्यों? खोलिए तो जीजू। रमेश धीरे से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है। फर बाहर निकल कर बोलिए, फाली जी। फाली अचानक से जीजाजी के बाहर निकलने पर फर को दोनों हाथों से भर होठों पर अपने गर्म होठ चिपका देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।